नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। आइए आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से, जिसमें आज हम बात करेंगे पराली प्रबंधन की। जी हाँ, पराली हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है और इसका हल ढूंढने की लगातार कोशिशें की जा रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने भी किसानों को कई तरीके सुझाए हैं फसल अवशेष प्रबंधन के, और इसकी वजह से अब देश के कई गांव पराली जलाने की घटनाओं से मुक्त हो चुके हैं। वहीं सरकार भी इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के जरिए हल ढूंढने में जुटी हुई है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। सर्दी का मौसम और दिल्ली का प्रदूषण, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। पराली आग में घी डालने का काम करती है। जल्द ही धान की फसल पकने लगेगी और किसान अगली फसल बोने के लिए पराली जलाएंगे। ये धुआं उठकर दिल्ली तक पहुंचेगा और फिर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा। हर साल और साल दर साल यही होता आया है। कई बार प्रदूषण का स्तर अत्यधिक गंभीर श्रेणी तक पहुंच जाता है। इसमें पराली का योगदान भी कम नहीं होता। 1 नवंबर 2019 के दिन तो दिल्ली के प्रदूषण में पराली से उठे धुएं की हिस्सेदारी 46% तक पहुंच गई। पराली जलाना सिर्फ प्रदूषण की समस्या ही पैदा नहीं करता, बल्कि खुद किसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर असर पड़ता है, जिसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सरकार पराली जलाने की घटनाओं को कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। इस कोशिश में काफी हद तक कामयाबी मिल रही है। आंकड़े बताते हैं कि 4500 के करीब गांव अब पराली जलाने की घटनाओं से मुक्त हो चुके हैं। ये सब किसानों की सहभागिता के बिना मुमकिन नहीं था। में करीब 6 लाख हेक्टेयर एरिया है, लेकिन पूर्व उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इतना आलू नहीं होता है। वेस्टर्न यूपी में एक करेक्शन है इसमें कि वेस्टर्न यूपी में करीब हम आलू को जितना क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर एरिया ही होता है। और धान की 58 लाख हेक्टेयर एरिया है और गेहूं के लिए 97 लाख हेक्टेयर एरिया है। इसलिए जो है गेहूं की कटाई बुआई के लिए वो लोग पराली जला करके खेत की तैयारी करने हेतु उसमें जलाने का प्रयास करते हैं। हमारे ख्याल से किसानों को ध्यान देना चाहिए कि ये इस प्रक्रिया में ज़मीन की उर्वरता घटे नहीं। ज़मीन में माइक्रोब्स जो होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो अगली फसल के लिए या पिछली फसल के लिए हमेशा उसके लिए लाभकारी होते हैं। जलाने से वो मरते हैं, उनकी संख्या कम होती है और हमारा पानी प्रदूषित होता है, मिट्टी प्रदूषित होता है और जीवाणु के मरने से जमीन की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती है। दरअसल पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और यहीं का धुआं दिल्ली को अपनी चपेट में लेता है। इसलिए सरकार इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में इन्हीं राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी भी साबित होते हैं। जाहिर है, जब खेत के अवशेष खेती के ही काम में ले लिए जाएंगे तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। इस काम में कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बल्कि कुल मिलाकर 100 सार्वजनिक संस्थान पराली प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं। इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में पराली प्रबंधन की विधियों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। उनके बीच जागरूकता लाई जा रही है और पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। इन मशीनों को किसान चाहें तो खुद भी खरीद सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं।
वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर मशीनों को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि किसान अपनी आंखों से इनके फायदे देख सकें और फिर इन्हें अपना सकें। धान काटने के बाद किसानों को जल्द से जल्द गेहूं बोना होता है। धान की पराली को जुताई के जरिए नष्ट करना मुश्किल होता है और इसे गलने में भी समय लगता है। ऐसे में उनके पास खेतों में ही इसे जला डालने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अब वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए बिना जुताई के ही धान के खेत में गेहूं की बुआई की जा सकती है। हैप्पी सीडर इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है। पराली, जिसे किसान बेकार की वस्तु समझ रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही काम की चीज है। ये अच्छी खाद भी है, पलवार भी और खरपतवार नाशक भी। जाहिर है इसके इस्तेमाल से किसानों की लागत कम हो जाती है और फसल भी अच्छी होती है। पराली प्रबंधन के मामले में खुद प्रधानमंत्री दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन के सुझाव और मार्गदर्शन के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन से संबंधित मशीनें मुहैया कराने के लिए 1152 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। किसानों को 80% की सब्सिडी पर पराली प्रबंधन की मशीनें दी गई हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब बारी है कृषि कैलेंडर की, जिसमें हम वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी आपको देते हैं। तो आइए आज जानते हैं कृषि कैलेंडर में अक्टूबर माह में किए जाने वाले टमाटर की बुआई के बारे में। अक्टूबर माह में किसान टमाटर की खेती कर सकते हैं। ये मौसम टमाटर की फसल लगाने के लिए सही होता है। इसे अलग अलग प्रकार की मृदाओं में उगा सकते हैं। इसके लिए रेतीली, दोमट से चिकनी, काली, कपासीय मृदा और लाल मृदा उचित मात्रा में जल निकास वाली होनी चाहिए। हालांकि रेतीली दोमट मिट्टी में जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिस वजह से ये इस फसल की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। टमाटर की तुड़ाई उसके उपयोग पर निर्भर करती है। अगर आसपास के बाजार में बेचना हो तो फल पकने के बाद तुड़ाई करें। कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप, जिसमें आज हम बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान कमला पुजारी की, जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है, और कुछ ऐसा ही हुआ कमला पुजारी के साथ। जी हाँ, धान की उन्नत किस्मों के संरक्षण के लिए इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी। कमला पुजारी का जन्म कोरापुट जिले में आदिवासी बहुल गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। कमला का परिवार पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण बचपन से ही ये खेतों की मिट्टी और बीजों के साथ खेलती हुई बड़ी हुई।
अनपढ़ होने के बावजूद कमला पुजारी ने धान के विभिन्न किस्म के संरक्षण को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। कमला पुजारी हमेशा से पारंपरिक धान के बीज के लिए जानी गई हैं। कमला के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 16 मार्च 2020 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कमला को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण पहचान मिलती आई है। यही कारण है कि उन्हें पहले भी कई और सम्मानित पुरस्कार मिलते रहे हैं। इससे पहले उन्हें 2004 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला किसान सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। कमला हमेशा पारंपरिक खेती के लिए समर्पित रही हैं। इसके लिए ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी खेती की तकनीक भी सीखी। फाउंडेशन ने कमला को अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक बीज बैंक बनाने में भी मदद की। अपने प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद कमला ने अन्य लोगों और साथी किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो और कुछ साथी ग्रामीणों ने समूह बनाए और घर घर जाकर आसपास के गांवों में जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप पटपूत गांव और नवरंगपुर जिले के पड़ोसी गांवों में किसानों ने रासायनिक खाद छोड़ दी। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में परीक्षण समाप्त होने के बाद कमला जैविक खेती में जुट गई। कमला खुद तो जैविक खेती करती ही थी, साथ ही गांव के अन्य किसानों को भी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराती थी। यही नहीं, रासायनिक उर्वरकों को खेती में इस्तेमाल न करने के लिए और बंद करने के लिए प्रोत्साहित भी करती थी। कमला ने दुर्लभ प्रकार के 100 से ज्यादा बीज जैसे धान, हल्दी, तिल्ली, काला जीरा, महाकांता और फूला एकत्र किए हैं। इन्होंने धान की उन देसी किस्मों का संरक्षण किया है जो लगभग विलुप्त ही हो चुकी थी। वर्ष 2002 में कमला जैविक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग गई, जहां जैविक खेती के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के प्रतिभागियों ने उनकी सराहना की। वर्ष 2018 में इन्हें ओडिशा राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। कमला पुजारी पहली ट्राइबल महिला हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन्होंने आने वाले युवा किसानों के लिए प्रोत्साहन का काम किया। किसान साथियों, अक्सर खेती करते वक्त आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि कृषि को कैसे बेहतर बनाया जाए। ऐसे में अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर अमल करें तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। तो चलिए कार्यक्रम में अब जान लेते हैं कृषि के बारे में कृषि विशेषज्ञ की राय। जो किसान भाई तिलहनी फसलों में रुचि रखते हैं वो सूरजमुखी को भी तिलहनी फसल के रूप में अपना सकते हैं। और ये पौधा जो है अधिकतर डे न्यूट्रल प्लांट होता है, इसको हम पूरे वर्ष उगा सकते हैं। ये बहुत अधिक गर्मी की अवस्था में और बहुत अधिक ठंड की अवस्था में नहीं उगाया जा सकता। यानी कि उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं किसान भाई उसको मार्च में बुआई कर सकते हैं या जून जुलाई में भी इसकी बिजाई की जा सकती है। लेकिन अगर बात करें दक्षिण भारत के राज्यों की, इसकी खेती हम लगभग साल में 2 से 3 फसल ले सकते हैं। तो ये तो रही बुआई की स्थिति कि देश के कौन से भागों में कब हमारे किसान भाई सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं। और सूरजमुखी क्योंकि ये कम अवधि की फसल है, ये 100 से 110 दिन में इसको बुआई से लेकर के इसके जो बीज हैं तैयार हो जाते हैं कटाई के लिए। तो आप इसमें सबसे पहली बात मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, अगर आप सूर्यमुखी की खेती करना चाहते हैं तो आप अकेले खेती की शुरुआत ना करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है जब इसमें शीर्ष बन जाते हैं और उनमें बीजों का विकास होता है तो चिड़िए, तरह तरह की जो बर्ड्स हैं, पैरट हैं, क्रॉव हैं, इनके द्वारा बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है। जब किसान का अकेला खेत होता है तो उसे निरंतर निगरानी करनी पड़ती है, ढकना पड़ता है, इससे उसकी लागत में वृद्धि होती है। तो जब आप सामूहिक रूप से इसकी खेती करते हैं तो चिड़ियाओं के द्वारा होने वाले नुकसान को आप कम कर सकते हैं। दूसरी, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, मिट्टी की जांच करा लें, क्योंकि ये फसल तेज़ी से वृद्धि करती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अतिरिक्त आपको सल्फ़र का भी इस्तेमाल करना होता है। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसमें सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी फसल बेहतर होती है।
कृषि दर्शन कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जे देखो, जे है हैप्पी सीडर, जे है मल्चर, जे है जीरो टिल ड्रिल, जे है स्ट्रॉ चॉपर, जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और जे है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं नए कृषि कानून के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार ने कृषि के विकास और किसानों के उत्थान के लिए नए कृषि कानून बनाए हैं। इन कृषि कानूनों की वजह से किसानों को कितना फायदा होगा, ये जानने के लिए आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। जो नए कानून बने हैं, जो वर्तमान की व्यवस्था है उसके अलावा नए विकल्प देने के लिए बने हैं। जो वर्तमान व्यवस्था मंडी की है, वर्तमान व्यवस्था एमएसपी की खरीदी की है, वो यथावत बरकरार रखी गई है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन इन कानूनों के माध्यम से नहीं किया गया है। इन कानूनों के माध्यम से और नए विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प फार्मिंग एग्रीमेंट्स के तहत फसलों को बेचने का है। एक विकल्प ये है कि किसी भी खरीदार को जहां किसान को अच्छा मूल्य मिलता है उसके माध्यम से किसान अपनी उपज को बेच पाए। एक विकल्प ये है कि किसान अगर चाहे तो अपने राज्य के बाहर भी सीधा किसी अन्य राज्य के बड़े व्यापारी को या किसी ऐसे ट्रेडर को, प्रोसेसर को बेचना चाहे जहां उसको अच्छा मूल्य मिल सकता है, वो बेच सकता है। और ये भी किसान को विकल्प दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अब जैसे पूरी की पूरी व्यवस्था ई कॉमर्स की पूरे विश्व भर में हो रही है और प्रोड्यूसर को ही ई कॉमर्स की व्यवस्था का सीधा लाभ मिलता है क्योंकि उसको बड़ा बाजार मिल सकता है। तो इन कानूनों के माध्यम से ई कॉमर्स की व्यवस्था, ई ट्रेडिंग की व्यवस्था किसान की उपज के लिए खोली गई है, जिससे किसान को और अधिक विकल्प मिल सकें। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। जो नया अधिनियम बना है फार्मिंग एग्रीमेंट्स में, फार्मिंग एग्रीमेंट्स के लिए, उसमें 3-4 बड़े प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। पहला तो ये कि गाइडलाइंस में लिखा गया है कि जो ये एग्रीमेंट्स होंगे वो किसान की स्थानीय भाषा में होंगे। अगर पंजाब का किसान है तो पंजाबी में होगा, अगर तमिलनाडु का किसान है तो तमिल में होगा,
अगर आंध्र प्रदेश का किसान है तो तेलुगु में होगा, ताकि स्थानीय भाषा का एग्रीमेंट हो जिसको किसान अच्छे से समझ सके और समझ के ही उसको एग्रीमेंट को साइन कर सके। एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए ताकि लिखित एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकें और किसान अपने हकों के लिए अपने मांग ले सके और उसके हकों की सुरक्षा हो सके। फिर इस एग्रीमेंट में अगर राज्य सरकारें चाहती हैं तो ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा बना सकती हैं। वो किसान भी उस ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा में अपने एग्रीमेंट को अपलोड कर सकता है और जो खरीदार स्पॉन्सर है वो भी इन एग्रीमेंट्स को उन ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा में अपलोड कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया नहीं है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे किसान एग्रीमेंट बनवा सकता है कंपनी से। उसकी सभी जो शर्तें हैं उसको समझाइश देने की और उसको पूरी तरह समझाने की प्रक्रिया जो उस एक्ट के अंतर्गत गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसमें दी गई है। किसान साथियों, आइए अब आपको बताते हैं एग्री मीडिया वीडियो ऐप के बारे में, जिसके जरिए आप कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। एग्री मीडिया वीडियो ऐप ये एक वीडियो ऐप है जो कि अधिकतर किसानों की पसंद बना हुआ है। इसकी मदद से किसान अपनी किट प्रभावित फसल की फोटो लेकर ऐप पर अपलोड कर सकता है और कृषि विशेषज्ञों से उसकी रोकथाम के लिए सलाह ले सकता है। इस तरह किसान घर बैठे फसलों को कीट और रोग से बचा सकते हैं। ये एक वीडियो ऐप है जिस पर किसान दूसरी फसल के वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा खेती की नई तकनीक की जानकारी भी ले सकते हैं। और अब समय है ट्विटर प्लेट का, तो आइए देखते हैं आज उसमें क्या है खास आपके लिए। आइए कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि क्या कहता है मौसम का हाल। बुधवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात के आसार। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों में बरसात का अनुमान। बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना। बुधवार और गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार। 2 दिन दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में बारिश का अंदेशा। बुधवार और गुरुवार को केरल में कई हिस्सों में बारिश संभव। और अब कार्यक्रम में वक्त है मंडी के बारे में जानने का, तो चलिए आपको देते हैं मंडी से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ। गेहूं का मंडी भाव। राजस्थान में गेहूं का भाव गंगापुर सिटी मंडी में 1560 रुपए से 1686 रुपए प्रति क्विंटल, लालसोट मंडी में 1600 रुपए से 1718 रुपए प्रति क्विंटल, सूरतगढ़ मंडी में 1605 रुपए से 1651 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव अलीगढ़ मंडी में 1600 रुपए से 1620 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर मंडी में 1830 रुपए से 1865 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा मंडी में 1780 रुपए से 1820 रुपए प्रति क्विंटल। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nationalkrishiddarshan@gmail.com। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।